गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले क्लास में हम लोग ऑलरेडी कुलम्ब्स लॉ के एप्लीकेशन वाले पार्ट पर काम कर रहे थे। ठीक है, आज सीरियस रहिए कि आज हम लोग कुलम्ब्स लॉ फाइनली एंड करें। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो छूटे पड़े हैं, ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन करके हम लोग उस वाले पार्ट को एंड करें। ठीक है, और अगले क्लास से वेरी नेक्स्ट क्लास से आप लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू किया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई सिस्टम ले, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तुम लोग देख भी चुका होगा, क्लियर, वेरीफाई करो कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई सिस्टम, दो चार्ज पार्टिकल थ्रेड स्ट्रिंग से लटका है लेंथ एल और लेंथ एल से। ठीक है, इस पर चार्ज क्यू, मास एम, चार्ज क्यू, मास एम। ठीक है, वेरीफाई करना होगा क्या कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो पहले वो क्या चाहेगा, रिपेल करना। और ये बता रखे थे, ठीक है, ये बता रखे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियस के बाहर एग्जिस्ट करने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। क्लियर, ऐसे बताया था कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बाद मैग्नेटिक, क्लियर, उसके बाद वीक फोर्सेस, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर, लेकिन अभी यहां पर कौन कौन से फोर्सेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल। ठीक है, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि डोमिनेंसी किसकी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक की। अब डोमिनेंसी इलेक्ट्रोस्टैटिक होने के कारण क्या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, क्लियर, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा होगा तो चेक करो क्या ये वाला पोर्शन mg नीचे, क्लियर, ये वाले पोर्शन से mg नीचे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल किया तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इलेक्ट्रोस्टैटिक इस ओर, इस पर भी क्या F इलेक्ट्रोस्टैटिक इस ओर, क्या ये वाली एंगल थीटा, ये वाली एंगल थीटा। आपसे ये पूछा जाए स्ट्रिंग में टेंशन कितना लगा होगा तो क्या T और T करें, तो वेरीफाई करो क्या इस जगह पर कंपोनेंट तोड़ सकते हो T, तो क्या ये वाला पोर्शन थीटा, इस तरफ क्या T cos थीटा होगा, इस तरफ क्या D sin थीटा होगा। सिमिलरली इसका एक कंपोनेंट इस तरफ यूज करेंगे तो क्या ये वाला पोर्शन T cos थीटा, और सिमिलरली इस तरफ T sin थीटा। क्लियर है, बैलेंस करके आपको टेंशन निकालना हो, कुछ भी करना हो, पहले इस वाले पोर्शन में ऐसा इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं। क्या लिख सकता था, चेक कर दो, क्या इस सेक्शन को T sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक। F इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू कितना होता है, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वेरीफाई करो Q और Q, क्या इस वाले पोर्शन को Q स्क्वायर, क्लियर, इस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ा फील करना, ठीक है, गड़बड़ ना हो, क्या ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक ये L है, ये थीटा है, तो सामने वाला L cos थीटा, मैं डायरेक्टली दोनों को जोड़ के लिख रहा हूं 2 cos थीटा नहीं sin थीटा, क्या ये वाला पोर्शन 2L sin थीटा होगा, वेरीफाई कर लो, ये वाला पोर्शन L है तो ये वाला पोर्शन L cos थीटा होता, और इतना दूर L sin थीटा, तो ये L sin थीटा और ये L sin थीटा, ये 2L sin थीटा, तो वेरीफाई कर क्या ये वाला पोर्शन 2L sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, फर्दर चेक करो, T cos थीटा इक्वल टू mg। क्लियर, अगर जो मुझे टेंशन निकालने को कहता mg बाई cos थीटा, ठीक है, मुझे ये बोलता कि इक्विलिब्रियम पर चार्ज कितना होगा, मान लो, क्लियर है, मान लो टेंशन कहना तो क्या कर लेते mg डिवाइड बाई cos थीटा। ठीक है, मान लो कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो इस पर चार्ज कितना होगा, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए चार्ज कितना होगा। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में रहने के लिए थीटा कितना होना चाहिए, कुछ कर रहे हैं ना यार, तो क्या इसको और इसको डिवाइड कर ले, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड कर दो, ये T cos थीटा और T sin थीटा और T cos थीटा, यानी डिवाइड कर देता तो क्या ये tan थीटा लिख सकते थे, सोच लो, और ये वाला पोर्शन Q स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट 2l यानी 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई mg। क्लियर? तो जैसे कहते थीटा कहोगे थीटा निकाल सकते हो, साइन थीटा को इस तरह लाके काम करेंगे, ठीक, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा ये कहना था आपको ये वाला स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट लिखने आना चाहिए। क्लियर है? चलो लिखो जल्दी, लिख लिया होगा। चलो यहां से इस वाले पोर्शन फिर कह रहा हूं ये स्टेप लिखने आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक, फर्दर आगे वाले क्वेश्चंस के लिए करना है। अब इस यहां से हम लोग कुछ कुछ एप्लीकेशन पर काम करना शुरू करें। सोचो लैंग्वेज के तौर पे ये पार्ट, फिर से वैसे ही सोचे ना, इधर इधर ये θ1 θ2, इसका मास m1 रखें और चार्ज q रखें, ठीक है। इस जगह पर मास m2 रखें और चार्ज q रखें। पिछले वाले पार्ट में मैंने क्या दिया था, m और m बराबर दिया था, क्लियर। और पिछले वाले पार्ट में क्या फील आता है, थीटा, चूंकि m बराबर दे रहा हूं, q बराबर दे रहा हूं यार, तो यार थीटा बराबर था, ठीक। तो चेक करो, मैंने यहां पर m1 दिया m2 दिया, कुछ रीजन से दिया होगा। अब m1 m2 दिया तो क्रॉसपॉन्डिंग मैंने θ1 और θ2 चेक कर लिया, डन। तो आपको मैं ये पूछ रहा हूं ऑप्शंस के तौर पर, पहला मान लो ऑप्शन ए θ1 इक्वल टू θ2 होना चाहिए, बी θ1 ग्रेटर देन θ2 होना चाहिए, और सी θ1 लेस देन θ2 होना चाहिए, ठीक। बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन, बिल्कुल जेई में नीट वाला क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्टली, ठीक है। नन ऑफ दीज, क्लियर। क्वेश्चन में जो सिर्फ एक कंडीशन दे दे, कुछ ऐसा कि m1 कंडीशन है m1 ग्रेटर देन m2, ठीक, कि मान लो m1 बड़ा है m2 से, ये क्वेश्चन बोलेगा, तो ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, चारों में से कौन सा कंडीशन इस θ1 और θ2 में सेटिस्फाई हो रहा होगा, क्लियर। सोचो, आसान है, टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। वेरीफाई करना इस वाले पोर्शन में क्या यहां Q और Q लग रहा है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम होगा। रीजन पहले ही बता रखे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर सेम है, ठीक। यानी इधर से लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर से लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या सेम है भाई, ठीक है। फिर वेरीफाई करो, क्या यहां पर m1g क्लियर और m2g, ठीक। ग्रेविटी वाला फोर्स यहां पे लगा था, वहां पे लगा था, तो खुद फील करके बता कौन बड़ा होगा। g और g तो फिक्स है यार, m1 बड़ा है, m1 बड़ा है m2 से, यानी m1g बड़ा होगा m2 से, सीधा। क्या ये ऐसा होता, अभी मैं समझ लेना कि मैंने ऐसा लिखा है, मैं यहां इसको कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। क्या m1g m2g से बड़ा होगा? अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे खींच रहा है, सोचो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको यूं खींच रहा है, यानी नहीं, फील करना। पहले ऐसे स्ट्रिंग लटका होगा बिल्कुल यूं, और जो चार्ज में दिए होते तो ऐसे लटका होता, और जो दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे लटका होता, ठीक है। अब सोचो, जैसे ही पॉजिटिव डिग्री का चार्ज दोगे, ये ऐसे भागना चाहेगा, यूं, क्लियर, ठीक। अब ये यूं भागना चाह, अब फील करना थोड़ा, दोनों हाथों आराम से, ठीक। क्या mg अगर जो चार्ज ना होता तो m1g या m2g इसे किस तरफ लेके आना चाहता, इधर नीचे, सीधे यहां से उठा के नीचे लेके चला जाएगा, ठीक। अब तो खुद सोच, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको यूं लेकर दूर लेके जाना चाह रहा है, m1 और mg इसको नीचे झुकाना चाह रहा है, क्लियर। अब तुम खुद सोचो, m1g बड़ा है, तो m1g बड़ा है तो ज्यादा नीचे की तरफ झुकाएगा ऐसे, m2g कम रहेगा तो ऊपर ही रह जाएगा, और m1g से नीचे की तरफ झुकाना होगा, क्लियर। तो फील कर दो, क्या तुम्हें ये फील नहीं है ना कि मेरे बॉडी से ये θ2 ज्यादा बड़ा दिख रहा है और θ1 छोटा, ठीक है। जिस तरफ
m3 का वेट ज्यादा होगा, यानी जिसका m1g या m2g जिसका ज्यादा होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग θ1 छोटा होगा। क्लियर है लैंग्वेज? ठीक है, यानी इसके अनुसार से आंसर क्या आ जाना चाहिए? आंसर सी। क्लियर है? लिखो जल्दी। चलो इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन करना। ठीक है, आसान है, वो भी लॉजिकल होगा। ठीक है, थोड़ा देर टाइम जरूर दूंगा इस वाले पोर्शन में। ठीक है, आराम से आप वीडियो पॉज करके, ठीक है, इस वाले पोर्शन को थोड़ा चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई सिस्टम। क्लियर? सिस्टम शुरुआत में बिल्कुल ऐसा और ऐसा, ये वाला पोर्शन कुछ इस टाइप से बैलेंस्ड है कि ये 45 डिग्री, ये वाला पोर्शन 45 डिग्री। क्लियर? यहां मास m चार्ज की, मास m चार्ज की। क्लियर? और जब एंगल इस दोनों के बीच का यहां पर थीटा 45 डिग्री था, ठीक, तो ऐसा सोचो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक, ये सब कुछ बैलेंस्ड है ना। अब आपने क्या किया, इस दोनों चार्जेस को पकड़ा, एक्सटेंड करेगा यू। ठीक, समझ में आया? यानी इसे पकड़ रहे हो, लेकिन यानी इस दोनों को पकड़ के आपने ऐसे सोचो, यहां और यहां ले रहे। स्ट्रिंग का लेंथ आप एल ही समझ सकते हो, इत्मीनान से समझना। इक्विलिब्रियम में था, पकड़े, लेके गए ऊपर। कहां तक लेके गए? इधर से 60 डिग्री, इधर से 60 डिग्री। समझ में आ रहा क्वेश्चन? ठीक है, क्लियर? अब इस पॉइंट की बात करें, हाँ, मास m और चार्ज क्यू भी है। ऐसा नहीं समझ लेना कि अच्छा हम पूरे सिस्टम इस एम क्यू को पकड़े, यू ले गए। ठीक है, जब ये एंगल 60 डिग्री पर पहुंचा हो, ठीक, रिलीज्ड, क्या जो बोले क्लियर है? इसे लेके जाके छोड़े, रखे और छोड़ दिए। तो जैसे ही छोड़ोगे, क्लियर, तो आपसे यह पूछा जाए कि इसका किसी भी एक मास का एक्सेलरेशन कितना होगा। क्या जो बोले क्लियर है? किसी भी मास का एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक, थोड़ा जल्दी करो। चलो देखो, इसे मैंने ये बोला था कि ये वाला पोर्शन जब 60 डिग्री पर हो, थीटा जब 60 डिग्री पर हो और इसे आप रिलीज करो, ठीक, तो एक्सेलरेशन क्या होगा। क्लियर? तो वेरीफाई करना कुछ नहीं है, कोई भारी भरकम सेक्शन है, बड़ा आसान है। ठीक है, जब यहां था और लेंथ एल था, कॉस 40, ये 45 डिग्री, चक्कर तो ये डिस्टेंस √2l होगा, कंफर्म। ठीक है, रीजन ये 45 डिग्री है, ये एल है ही। क्लियर? तो ये डेटा हो जाएगा एल साइन 45 डिग्री, एल साइन 45 डिग्री, एल साइन 45 डिग्री। यानी क्या ले सकता था? 2l साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितना? 1/√2। तो ठीक तो लिख रहे √2l। ठीक है, वैसे ही जब ये 60 डिग्री पर होता तो फील कर, ये √3l होगा। क्लियर? ठीक है, जब 60 डिग्री पर होगा तो √3l होगा। फिगर ज्यादा घोष-पोश हो जाएगा, गड़बड़ लगेगा, बेटर है। ठीक, इस फिगर को 60 डिग्री वाला पर जो काम करे, क्योंकि हमको काम करना है, हम 60 डिग्री पर जाकर ही छोड़े हैं। क्लियर? तो जहां से छोड़े हैं वहीं पर बात बोलेंगे, जब इसे रिलीज करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना हो। ठीक है, तो वेरीफाई करना। मान लें कि ये 60 डिग्री पर था, ठीक, अच्छे से समझना, गड़बड़ ना हो, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ये वाला पार्ट, ये 60 डिग्री,
60 डिग्री। क्लियर? थोड़ा वेरीफाई कर। मास m, चार्ज q, मास m, चार्ज q। चेक कर, क्या mg नीचे, mg नीचे, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, दोनों का शुरुआत बाद में वैल्यू लिख दूंगा, सेपरेशन √3 है। ठीक है, वेरीफाई करो। अगर तो ये एंगल 60 डिग्री पर था, क्लियर, चेक कर, इधर तो टेंशन टी लगी है, ठीक, फील करना तो इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर होगा दोनों में। मैं एक तरफ का फिगर बना रहा हूं, ठीक है, फिर कह रहा हूं होगा दोनों में, इधर ही बना सकते हैं, इधर ही बना सकते हैं, चलो दोनों तरफ बना के होगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, चेक कर, क्या ये वाला एंगल 60 डिग्री था, क्लियर, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या ये वाला एंगल परपेंडिकुलर बनाए थे, तो ये वाला एंगल क्या 30 डिग्री बनेगा? सही है ना? वैसे फील करना, ये वाला एंगल 30 डिग्री बनेगा और ये वाला एंगल परपेंडिकुलर तो बिल्कुल फील कर देगा 60 डिग्री बनेगा। ठीक, अब चेक करो, क्या इसका एक कंपोनेंट किस तरफ होता, mg का एक कंपोनेंट किस तरफ होता, इस तरफ होता, क्या लिखता, mg cos 30 डिग्री। इसका एक कंपोनेंट इस तरफ होता, mg sin 30 डिग्री। क्लियर? ठीक है, फिर चेक करो, इसका यहां जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक, यहां जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका एक कंपोनेंट, इस F का एक कंपोनेंट इस ओर होता, क्या F cos 30 डिग्री, और इस तरफ होता F sin 30 डिग्री। ठीक, थोड़ा एनालाइज करना, गड़बड़ ना हो, ठीक, क्योंकि सब कुछ इसी का खेल है। ये F cos 30 डिग्री और mg sin 30 डिग्री, क्या ये स्ट्रिंग के अलाउंग है? ठीक, और स्ट्रिंग इस जगह से फिक्स है, फील कर लो, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, क्लियर, ये दोनों फोर्सेस क्या स्ट्रिंग के अलाउंग है? ठीक, और यहां से फिक्स है, तो एक्सेलरेशन इस लाइन के अलाउंग तो हो नहीं सकता, जो फिक्स्ड है तो कैसे हो जाएगा? सही है ना? तो ये वाला पोर्शन इसके अलाउंग है, एक्सेलरेशन नहीं होगा इस लाइन के। ठीक, अब थोड़ा फील करना और अच्छे से, जिस टाइम पर यहां पर था, ठीक, उस टाइम पे सेपरेशन जिस इक्विलिब्रियम में था 45 डिग्री पर, याद रखना ये बात, याद रखना 45 डिग्री पर इक्विलिब्रियम में था। ठीक, तो जब इक्विलिब्रियम पे था, क्लियर, तो वेरीफाई करो कि जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था तो क्या हो रहा था। इसका भी फिगर मैं इधर बना रहा हूं, क्या mg इधर था, मान लेते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इस तरफ लग रहा था, टेंशन T इस तरफ था, क्या इस जगह यूज करता तो ये वाला पोर्शन T cos 45 डिग्री और ये वाला पोर्शन T sin 45 डिग्री होता। ठीक, चेक करो, क्या T sin 45 डिग्री इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, T cos 45 डिग्री mg के बराबर। दोनों को डिवाइड करेगा तो क्या होगा, चेक करना, दोनों को डिवाइड करेगा तो tan 45 डिग्री, हाँ या ना, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, एक स्टेप बैक कर रहा हूं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg होता क्या। अब सोचो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू लिख रहा हूं, क्या 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, चार्ज q और q यानी q स्क्वायर, दोनों के बीच का सेपरेशन √2l का होल स्क्वायर। अरे यही था ना इस जगह पर जब काम करना शुरू किए तो। ठीक, तो mg किसके बराबर है, और जो वेरीफाई कर तो mg का डेटा पूरा q स्क्वायर
8 पाई तो हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब यहां चेक करो, इसके अलावा एक्सेलरेशन है नहीं। ठीक, ये mg cos 30 डिग्री, mg cos 30 डिग्री को क्या लिख सकता था? mg √3/2। सही है, क्लियर है। f इलेक्ट्रोस्टैटिक को क्या लिख सकता था? चलो मैं डायरेक्टली यहां लिख रहा हूं, फील करना, गड़बड़ ना हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बुद्धि लगाना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज q और q स्क्वायर। क्लियर? क्या दोनों के बीच का सेपरेशन इस कंडीशन में √3 यानी √3l का होल स्क्वायर। सही है। और sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या 1/2। गड़बड़ तो नहीं है? ठीक, फिगर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हो थोड़ा थोड़ा घास पहुंच होता जाएगा, गड़बड़ मत करना। ठीक, चेक करो, टेंशन समझ लेना यहां पर था पहले। ठीक, फील कर, इसे मैं लिख रहा हूं 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया है? कितना हो गया? 3l स्क्वायर होगा क्या? चेक कर लो, कोई गड़बड़ तो नहीं? ठीक है, वेरीफाई करो। हाँ, चेक करो, इस जगह पर हम पहले से निकाल रखे हैं q स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? mg के बराबर। यहां चेक कर तो q स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, क्या इसको mg/3 लिखे? चेक कर लो, q स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर की वैल्यू जब इक्विलिब्रियम में था तो mg के बराबर था। तो क्या ये वाला पोर्शन mg के बराबर, mg/3 के बराबर होगा। ठीक, चेक करो, इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और mg ये दोनों आपस में बराबर था। सही है, क्लियर। लेकिन यहां क्या होगा, तुमने इसे पकड़ के बढ़ाया, अरे एंगल बढ़ाया तो दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ा। ठीक, तो सेपरेशन बढ़ा तो घटा क्या? फील करना, सेपरेशन बढ़ाया तो घटेगा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो भाई डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट गया होगा। लेकिन mg तो ऐसे सोच ले कि फिक्स्ड है, ऐसे का सोचे फिक्स्ड मानिए कि चलते हैं। ठीक, तो mg फिक्स रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट गया। तो सोचो, इधर से लगने वाला फोर्स कितना? mg/3, और इसको इधर लगाने वाला फोर्स कितना? mg √3/2, यानी पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन किस तरफ आ जाएगा? इस तरफ, a। अब नॉर्मल इक्वेशन लिख सकते हो ma, इस तरफ तो कुछ है ही नहीं, एक्सेलरेशन है, मास में एक्सेलरेशन। इधर का फोर्स बड़ा सोचेंगे, याद करना सिखाया थे, mg √3/2। ठीक, और इधर क्या है भाई? अपोजिट डायरेक्शन में mg/3, m मर गया, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होता है? g, छोड़ना g कॉमन लिख करके छोड़ लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन होगा। ठीक है, लिखो जल्दी। नेक्स्ट अब लोग काम करना शुरू करें, टॉपिक लिख सकते हो इफेक्ट ऑन कूलम्बिक फोर्स, इफेक्ट ऑन कूलम्बिक फोर्स ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इफेक्ट ऑन कूलम्बिक फोर्स ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक, एक नॉर्मल सी बात, ज्यादा तामझाम ना करें। ठीक, अगर जो तुम्हें मैंने कुछ चीजें बहुत दिन पहले भी समझा रखा था, ठीक, क्या फर्क पड़ता है नहीं फर्क पड़ता है, सोच समझ के बोलना। ठीक है, या सोच समझ के काम करो। मैंने एक बात बोला था कि तुम चार्ज लेकर के नहीं, तुम्हारे पास क्या है यार, कैसे तुम पकड़ सकते हो कि अच्छा दो चार्जेस के बीच में रिपल्सन होगा। क्लियर भाई, अब इलेक्ट्रॉन तो पॉकेट में लेके खेलते नहीं रहते,
कि अच्छा एक पॉइंट पे पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाले और देख लेते हैं, ठीक है, कि अच्छा लाइक चार्जर रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जर अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। हम लोगों ने इसका एक प्रेडिक्शन, एक इमेजिनेशन रखा है अपने दिमाग में, ठीक है। अब वैसा ही कुछ प्रेडिक्शन सोचो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में, ठीक। हाँ, ये बात बोल रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक को और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे कैपेसिटर में। रियलिटी में डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटर का ही पार्ट है, क्लियर। उसी में हम लोग अच्छे ढंग से डाइलेक्ट्रिक को समझ पाते, करना क्या नहीं करना है, ठीक है। यानी इसका वेरी नेक्स्ट चैप्टर है ना। तो करें क्या, ऐसा सोचो जो मैंने समझाया था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक। तो मैग्नेट्स में लाइक पोल रिपेल ईच अदर, क्या नॉर्थ पोल रिपेल करता था, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो सिमिलरली मैग्नेट में नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो हम लोग क्यों ना इसकी प्रॉपर्टी को मैग्नेट से सोचे, ठीक है। और एक बार पहले भी समझा चुका हूं क्लासेस में, बहुत दिन पहले, ठीक। चेक करो, अगर जो एक बार मैग्नेट हम यहां रखें, मतलब कॉर्नर से, मान लो रूम का ये कॉर्नर से, ठीक है, और दूसरा कहीं और रख दे दूर, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। तो शायद अगर जो इतना दूर बार मैग्नेट रखे, ठीक, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फील नहीं हो रहा होगा, सही है ना। लेकिन अब जैसे जैसे नजदीक लेके आया, ठीक है, जैसे जैसे नजदीक लेके आएगा तो क्या तुम्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फील होता है, ठीक। ऐसा एग्जाम्पल बहुत बार दे रखे थे, ठीक। जनरली में क्लास में अक्सर बोला करता था, ठीक, क्योंकि बुरा मत मानना, ठीक। सोच के देखो, मान लो कि फिर वही एग्जाम्पल देता हूं कि तुम बड़े खाते पीते घर के हो, ठीक। तो खाते पीते घर के हो और मैं ये बोलूं कि नॉर्थ पोल चिपका दे, नॉर्थ पोल बाहर मैग्नेट से, तो नॉर्थ पोल लेके आए, कितना भी खाते पीते, मान लो कि ढेर एनर्जी घट गया लाते लाते, फिर से खा के आ जा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, लाओगे नॉर्थ तो स्लिप पड़ जाएगा, वो भी यहां से आते छिड़क जाएगा, क्लियर है, ठीक। यानी उस जगह पर हमको फील होता है कि अपने हाथ पे कुछ फोर्स फील हो रहा है, जो हम ला तो रहे अंदर की तरफ, लेकिन मेरे हाथ को धक्का दे रहा है बाहर की तरफ, क्लियर। तो कौन दे रहा था, मैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। उसी ढंग से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम कर रहा होगा, क्लियर है, ठीक। अब एक नॉर्मल सी लॉजिक, एकदम बिल्कुल लॉजिकल, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। करते क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर जो बार मैग्नेट्स को नजदीक लाए, मान लो उसमें अट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी, एक तरफ साउथ एक तरफ नॉर्थ, ठीक है, और दोनों के बीच में एक कॉपी डाल दे, छोटे मोटी सी कॉपी डाल दे, किया होगा बचपन में कि एक बार मैग्नेट ऊपर रख दिया, नीचे एक बार मैग्नेट रखा, घुमा रहे, तो सामने वाले को दिखाता होगा कि देख ऊपर वाला घूम रहा है अपने आप, अरे घूम क्या रहा है, वो नॉर्थ और साउथ पोल का अट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वो एक दूसरे को बाउंड कर रहा है, बांध रहा है एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन एक चीज को फील करना, जब तू कॉपी डाला होगा, यानी जब तू मीडियम डाला होगा, क्लियर, तो मैग्नेटिक फोर्स का जो स्ट्रेंथ होगा, जो तुम्हें लग रहा हो कि अच्छा स्ट्रेंथ है उसकी ताकत, वो घट जाती है, क्लियर, समझाया क्या ये बात। वैसे ही जब तुम किसी डाइलेक्ट्रिक, किसी 2 पॉइंट चार्जेस को मान लीजिए Q1 Q2, ठीक है, इसके बीच का सेपरेशन R, समझ में, और इसको हम मान रहे हैं कि ये वाला पोर्शन एयर में रखे होंगे, मान लो एयर में रखे होंगे, ठीक। तो ऑलरेडी जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, फील करना, ज्यादा तामझाम नहीं करोगे इसमें, बिल्कुल लॉजिकल, फटाफट खत्म करने वाला क्वेश्चन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, यही कर रहे थे, सही है ना, अभी तक तो यही कर रहे थे, क्लियर। अब इसमें थोड़ा चेंज करना शुरू करें, क्या,
फॉर एग्जाम्पल ये Q1, ये Q2 और इसको किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से सेपरेट कर देना, क्लियर है, जिसे बोलोगे एप्सिलॉन। मैं जानबूझ करके एप्सिलॉन लिख रहा हूं, और एक्चुअली में एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, क्लियर, ठीक है। फिर कह रहा हूं इसे बड़े अच्छे ढंग से डील करेंगे हम लोग कैपेसिटर में। कैपेसिटर में ही इसकी प्रॉपर्टी डेवलप करनी है हम लोग को, ठीक है। और इस दोनों के बीच का सेपरेशन क्या सोचे? आर, ठीक है। चेक करो, जब एयर का मीडियम है तब एप्सिलॉन नॉट लिख करके काम कर लेंगे, लेकिन ये वाला पोर्शन मैंने इसके बीच में क्या डाल दिया? डाई इलेक्ट्रिक, ठीक। डाई इलेक्ट्रिक कुछ नहीं, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लिया जाता है, जो बार बार कह रहा हूं कैपेसिटर में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना उसके लिए, क्लियर। तो होगा क्या कि इस वाले पोर्शन में आर, दोनों सेपरेशन। अब फार्मूला क्या बनता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का? एफ। क्या लिखूंगे मैं? इसे एफ दे सकता हूं, फील करना, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक। चेक करो, इसे क्या लिख सकता था? 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्लियर है, ठीक। बहुत लोग इसे के लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोग इसे के लिख देंगे, ठीक है। इसी कारण से जब भी 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहे थे हम, तो मैंने अभी तक जितनी थ्योरी बताई, जितना न्यूमेरिकल कराया, ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स में मैंने 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने के नहीं लिखा। रीजन, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम पढ़ाना शुरू करूं तो के लिखने के लिए कुछ तो बचे, ठीक है, और पहले ही से लिखते रहे तो कंफ्यूजन होगा यार, कहां लिख रहे, ठीक है, इसलिए अवॉइड करा रहे। चलो कोई बात नहीं। इस वाले पोर्शन में यानी इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे, 1 डिवाइड बाई 4 पाई के, क्लियर। मैं थोड़ा जानबूझ करके के ये थोड़ा पता नहीं, अच्छा नहीं लगता मुझे लिखना, ठीक है, इसलिए मैं नहीं लिखना चाहता। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। फोर्स ये होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब सोचो, फील करो, अब छोड़ना ये फर्जी रखना, इरिटेट कराता है मुझे। चेक करो, इस वाले पोर्शन में 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फील करना, रुक जा भाई, ये वाला पोर्शन थोड़ा फील करना, तो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर था? यानी मैं इसे F इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर लिख सकता था, क्लियर है, ऐसा भी तो लिख सकता था। इसे ऐसे ही ध्यान रखो, ठीक, बाद में किसी न्यूमेरिकल्स में यूज आएगा डायरेक्टली। हाँ, फिर बोलो डिवाइड बाई के भी लिख सकते हैं, जबरदस्ती का, ठीक है। चेक करो, क्या डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने के बाद फोर्स घटा था? यह फोर्स बढ़ा है किससे? इससे। कंफर्म, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने पर फोर्स घटा था। इफ सेम amount of force will be developed in air, ठीक है। अगर जो जितना अमाउंट ऑफ फोर्स इसमें डेवलप हुआ, उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स अगर जो हमको एयर के मीडियम में डेवलप करना था। मैं इसकी बात भूल गया, पहले बोल रहा हूं, मैं इसकी बात भूल गया हूं, ठीक। सीधा लाइन से करो, जो घटा हुआ फोर्स है, ये जो घटा हुआ फोर्स है, क्लियर,
ये जो घटा हुआ फोर्स है, इतना अमाउंट ऑफ फोर्स अगर जो एयर के मीडियम में चाहिए थे तो क्या करना होगा? फील करो, Q1 Q2 तो वही रह गया। Q1 Q2 को हम छेड़ नहीं सकते, ठीक। और फोर्स घटा है, तो फोर्स घटा है तो क्या करेंगे? अगर जो फोर्स घटा है तो सीधा सीधा मतलब ये कि अगर जो फोर्स घट रहा तो सेपरेशन बढ़ाना होगा, और तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं। Q1 Q2 छेड़ सकते नहीं, 1/4πε0 छेड़ सकते नहीं, क्लियर? तो छेड़ोगे किसको? दोनों के बीच का सेपरेशन ना, ताकि उसका फोर्स घटे, ठीक। तो चेक करो, अपनी तरफ से क्या सोचना पड़ेगा? Q1 Q2 जितना अमाउंट ऑफ फोर्स ये डेवलप हुआ वो मान लेते हैं दोनों के बीच का सेपरेशन कैपिटल R हो गया होगा, तब वो होगा। यानी अब ये एयर का मीडियम है, ध्यान रखना एयर का मीडियम है, कंफ्यूज मत होना। मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा, क्लियर? डायरेक्ट्रिक मीडियम डाला, डायरेक्ट्रिक मीडियम डालने के बाद ये वाला फोर्स घट गया, ठीक। अब घटा हुआ फोर्स ये है। अब मैं ये चाह रहा कि इतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स इसी दोनों चार्ज के कारण अगर जो एयर के मीडियम में प्रोड्यूस कराते, ठीक, तो सेपरेशन कितना हो जाना चाहिए? कैपिटल। यानी अब ये एफ डैश किसके बराबर? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई कैपिटल R स्क्वायर, यही होता ना, ठीक है। अब क्या करें? अपने तरफ से इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 कर ले। दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड यूज करो। क्या लिखता हूं? 1/4πε0 Q1 Q2 एप्सिलॉन R और R स्क्वायर। ये वाला पोर्शन 1/4πε0 Q1 Q2 बाई कैपिटल R स्क्वायर। 1/4πε0 बढ़ गया, Q1 Q2 बढ़ गया, ठीक है। चेक करो इस वाले पोर्शन में, यानी R स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू R स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली में एप्सिलॉन R को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। कुछ है नहीं, डेटा दिया रहेगा, क्वेश्चन में डेटा दिया रहता है, टेंशन ना लेना, ठीक है। अब यानी R की वैल्यू क्या ले सकता था? √ओवर एप्सिलॉन R इंटू R स्क्वायर, ठीक है। बहुत सारे बुक्स में क्या, वही तो बोल रहा हूं बार बार, ठीक है, कि इस जगह पर कहीं पर कुछ लिख देता है, कहीं कुछ, अब इसको K लिख देगा, कितना, सॉरी स्क्वायर हटाना होगा, ठीक। तो अब इस वाले पोर्शन को K कर ले, कभी यहां K लिख देता है, कभी यहां K लिख देता है, अरे कितना जगह K पढ़ते रहे, ठीक, कंफ्यूज हो। उससे बेटर ऐसा समझो, ठीक, और डायरेक्टली क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना शुरू करें। क्लियर है? ये समझ में आया? इस घटे हुए फोर्स को एयर में अगर जो निकालना हो तो हमें सेपरेशन बढ़ाना हो, सेपरेशन बढ़ा करके इतना लिखे, आखिर ये और ये दोनों फोर्स बराबर था, दोनों को इक्वेट किए, तो ये जो कैपिटल R होगा वो कितना होगा? तो √εr इंटू स्मॉल r होगा। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है, लिखे जल्दी। चलो इस वाले पार्ट पर फटाफट क्वेश्चन करना शुरू करो, ठीक है। लॉजिकल होगा, टफ नहीं होगा, ठीक है। अच्छे से सिर्फ ध्यान रखना है, आई थिंक गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना। इस वाले पार्ट में चेक कर फटाफट, साथ साथ मेरे साथ साथ बिल्कुल। Q1 Q2 टाइम नहीं दे रहा होगा, स्मॉल आर एयर का मीडियम, फोर्स क्या होता सिखाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या ये 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। क्लियर है? फटाफट मान लो Q1 Q2 दोनों के बीच में कोई डायरेक्टली मीडियम पूरा कंप्लीट, कोई डायरेक्टली मीडियम के डाल दिया, ठीक है। क्लियर है? तो इस वाले क्वेश्चन में यह छोड़ना जैसे सिखाए थे एप्सिलॉन आर, जो हम जैसे सिखाया वो उसी पर है, वो किताबी लैंग्वेज में चर्चा करें। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या सिखाए थे? एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट
इंटू एप्सिलॉन आर, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना, आर। ठीक, तो ये याद रखना दोनों के बीच में कंप्लीटली फील्ड है। ठीक, फोर्स क्या होता, एफ, क्या फार्मूला बताए, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है ये? फिर चेक करो, फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट चार्ज Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2, ठीक है, यहां से शुरू करते हैं, ऐसा कुछ, फील करना, यहां से यहां तक का T, इसको एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एक मीडियम में डाल दिए, और यहां से यहां तक का सेपरेशन आर दिया। ठीक है, यानी ऐसे सोचो, टी थिकनेस तक डाइलेक्ट्रिक है, क्लियर, और इतना दूर एयर है, यहां से यहां तक एयर है, क्लियर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, सोचो, वीडियो पॉज कर लेना, सोचो। ठीक है, अब चेक कर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाता है, ईमानदारी सोचना। ठीक, मैं जो लिख रहा हूं ईमानदारी सोचना, गड़बड़ ना हो। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 4 पाई, क्लियर, चेक कर, क्या ये वाला पोर्शन Q1 Q2, ठीक है, कोई दिक्कत है, याद करना, अगर जो हम लोग यूज करें, ठीक है, इसकी वैल्यू, ठीक, इस डिस्टेंस के लिए एयर के मीडियम में क्या वैल्यू होना चाहिए था, याद करो तो, एप्सिलॉन नॉट तो रहने ही, ठीक, इसके लिए अगर जो हम एयर के मीडियम में डिस्टेंस सोचते तो क्या आया था, याद करना तो, क्या आर की वैल्यू एप्सिलॉन आर का रूट ओवर इंटू आर, सिखाए थे, ठीक, तो ये जो मीडियम वाला डिस्टेंस है वो एयर में कितना होगा, तो एयर में कितना होगा, चेक कर, क्या रूट ओवर एप्सिलॉन आर इंटू टी, किसका, इसका, क्योंकि उस टाइम पर ये वाला पोर्शन क्या सोचे थे, आर, इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, टी, फार्मूला चेक करो, एप्सिलॉन आर इंटू आर, यहां पर क्या होता है, एप्सिलॉन आर इंटू टी, यहां से यहां तक तो एयर का ही मीडियम है, यानी आर माइनस टी, यानी प्लस आर माइनस टी का होल स्क्वायर। क्लियर है, इत्मीनान से सोच लो, कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, पूरा फील्ड होगा, हम डायरेक्टली लिख दिए थे, अरे पूरा फील्ड था, डायरेक्टली लिख दिए थे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो पूछा जा सकता है, आधा फील्ड हो आधा ना हो, ठीक, कुछ पार्ट फील्ड हो ना हो, क्लियर, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना पार्ट फील्ड है उसका एयर के मीडियम में क्या बनेगा, उसके लिए एयर के मीडियम में क्या डिस्टेंस होना चाहिए, तो उसके लिए एयर के मीडियम में डिस्टेंस का एक्सप्लेनेशन दिए थे, ठीक, तो इतने दूर के थिकनेस को एयर में निकाल लो, तो एयर में कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट आर इंटू टी, बचा हुआ डिस्टेंस एयर में कितना है, आर माइनस टी। क्लियर, दोनों को जोड़ दो, अब ये दोनों डिस्टेंस क्या एयर में आ गया, होल स्क्वायर, रेस्ट तो हम लोग पहले से जानते थे। ठीक है, सेपरेशन एयर में निकाल लीजिए, बात खत्म। ठीक, नेक्स्ट फिर चेक करो इत्मीनान से, Q1 Q2, अब करें क्या, डायरेक्टिव मीडियम कंप्लीटली फिल्ड रखे, क्लियर, ऐसे, लेकिन इस बार दो अलग अलग मीडियम पे बात करें, ठीक है, और अलग अलग मीडियम कैसा फील करते हैं, इसे माने एप्सिलॉन 1, ठीक, यानी इसे मैं बोलूं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1, ठीक, इसे बोलूं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2, कुछ भी, केवल K2 भी लिख सकता था, ठीक है, वो थोड़ा अच्छा लगता है लिखने में, बोला गया कि लोगों ने इसे छोटा लिख दिया है केवल,
लेकिन फिर इसको और इसको जब हमको बाइफरकेट कराना हो तो तकलीफ बढ़ेगी, ठीक। इसलिए थोड़ा कष्ट सहले, अभी इत्मीनान से इन सभी चीजों को वेरीफाई रखें तो चीजें आपके लिए ही आगे आसान होगी, ठीक है। अब सोचो, यहां तक बात खत्म हो गया, ठीक। अब फील करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखो डायरेक्टली, ठीक। वीडियो पॉज कर लो, सोच लो, फिर बनाना, क्लियर, हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। बिल्कुल क्लासरूम वाला माहौल, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन फील कीजिए, ऐसे सोचने को कह रहे हैं सर, आप दिमाग चलाओ, क्लियर, तो बात बनेगी। अब सोचो, फोर्स वाला पोर्शन क्या हो जाता, इसको क्या लिखिए, एक काम करते हैं, यहां से यहां तक का थिकनेस टी, ठीक, और वैसे यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर सोचे, ठीक। सोचो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ की वैल्यू 1 डिवाइड बाई, चेक करना, इस वाले पोर्शन में एयर के मीडियम में सिर्फ सबका डिस्टेंस लिख दो, काम हो गया, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो लिखना ही, इसे तो कसम काम, इसे भी चीजों को आसान कराए। Q1 Q2 भी लिखेंगे, क्लियर, Q1 Q2 भी लिखेंगे। अब फील करो, यहां पे डेटा क्या है, एप्सिलॉन R1, ठीक है। तो इसको इतने दूर को अगर जो एयर के मीडियम में लिखना होता तो रूट ओवर एप्सिलॉन R1 इंटू टी, इतने दूर का काम हो गया। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, R माइनस टी, इसे क्या लिखता है, रूट ओवर एप्सिलॉन R2, और टोटल डिस्टेंस कितना बचा, R माइनस टी, ये इसका एयर का मीडियम हो गया, और इस पूरे का होल स्क्वायर। रीजन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये एयर के मीडियम में इतने दूर की दूरी, ये एयर के मीडियम में इतने दूर की दूरी, एयर के मीडियम में, अगर जो डायरेक्टली मीडियम ना होता और एयर के मीडियम में उसका डिस्टेंस निकालना होता तो वो किस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्टली यूज कर सकते हो, क्लियर, लिखो जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स, टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर आर सस्पेंडेड, two identical charged sphere are suspended by a string of equal length, suspended by strings of equal length, full stop. Each string makes an angle, each string makes an angle theta with the vertical, theta with the vertical, full stop. When suspended in a liquid, when suspended in a liquid of density sigma equal to 0.8 gram per cc, suspended in a liquid of density sigma equal to 0.8 gram per cc, full stop. The angle remains the same, angle remains the same, full stop. What is the dielectric constant, what is the dielectric constant of the liquid, dielectric constant of the liquid, first density of material of a sphere is, density of material of a sphere is rho equal to
1.6 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज 1.6 ग्राम पर सीसी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर से बातें समझ ले। ठीक है, उसके बाद प्रयास करना, खुद से डील हो, बताने को तो मैं बताऊंगा। ठीक है, था क्या इस वाले पोर्शन में, ऐसे सोचो, ये पूरा पार्ट सस्पेंडेड है, क्लियर है। ये वाला पार्ट कुछ ऐसे, क्वेश्चन ने कहा थीटा एंगल, थीटा एंगल, क्लियर। इसका मास m, चार्ज क्यू, इसका मास m, चार्ज क्यू। पहले ये पूरा सिस्टम एयर में था। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा इस पूरे सिस्टम को उठा करके, क्लियर, इस पूरे सिस्टम को उठाएं और किसी लिक्विड में डालें, इस टाइप से किसी लिक्विड में डाल दें। ठीक है, तो अपने तरफ से मान लेते हैं इस लिक्विड का सिग्मा दे रखा था। ठीक है, और सिग्मा क्या दिया था, 0.8 ग्राम पर सीसी। क्लियर, इस मटेरियल का डेंसिटी दे रखा है, देखेंगे बाद में। ठीक, लेकिन क्वेश्चन ने साथ साथ यह भी कहा कि इसको अगर जो उठा के लिक्विड में डुबाए भी, ठीक, तो ये वाली एंगल थीटा और थीटा ही रहे। क्लियर, क्वेश्चन ने ये बात बोला है कि अगर जो इसको हम डुबाए तो एंगल में किसी ढंग का कोई चेंज ना आए। तो आपसे ये पूछ रहा कि इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, चलो मान लेते हैं अपनी तरफ से के। ठीक, ये के की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, सोचो, ठीक। अब फिगर पॉज कर लो, सोचो, बनाओ। ठीक है, अब चेक करो, था क्या। सबसे पहले स्ट्रिंग का लेंथ एल मान लीजिए, इक्वल लेंथ बोला। ठीक, इस दोनों के बीच का सेपरेशन तय है 2l sin थीटा होता, और छोड़ना 2l sin थीटा होता। आर मानते हैं, जल्दी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वेरीफाई कर दो, क्या mg इधर लगता, क्या टेंशन T इधर लगता, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इधर लगता। ठीक, क्लियर। तो इस वाले पोर्शन में इसका एक कंपोनेंट T cos थीटा इस तरफ, इसका एक कंपोनेंट T sin थीटा इस तरफ। ठीक, हाँ, चेक करो, T cos थीटा must be equal to mg और T sin थीटा must be equal to इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। क्लियर, तो चेक करना, और तो दोनों को डिवाइड कर दे, ये 2 और ये वाला पोर्शन 1, 2 डिवाइड बाई 1 करें, मैं बोल रहा हूं 2 डिवाइड बाई 1, यानी tan थीटा की वैल्यू F डिवाइड बाई mg होगा। इसे इक्वेशन नंबर 3 बना दो। ठीक, अब सोचो, जितनी बातें कह रखा था, आराम से, इत्मीनान से, इसे अपने तरफ से मान लेते हैं T डैश लगा होगा, डायलेक्ट्रिक मीडियम आया तो फोर्स बदला होगा भाई, mg तो वही लगेगा, ये कंफर्म है। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायलेक्ट्रिक मीडियम आने के बाद घट जाना चाहिए। क्लियर, ठीक है, डायलेक्ट्रिक मीडियम जाने पर घट जाना चाहिए। ठीक, तो घटेगा तो वो वाला पोर्शन कितना, एफ डैश। याद करो, क्या एफ डैश की वैल्यू एफ डिवाइडेड बाई के लिखे। क्लियर, चेक करना, वहां पे लिखा है एफ डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर, जब थ्योरी डिफाइन करा रहे थे, एफ डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर, तो वहां पे डायलेक्ट्रिक मीडियम एप्सिलॉन आर लिए थे, यहां पे डायलेक्ट्रिक मीडियम का नाम के लिखे हैं, तो एफ डिवाइड बाई के होता है। अब सोचो, क्या इस वाले पोर्शन में एक फोर्स T डैश
कॉस थीटा, एक फोर्स टी डैश साइन थीटा। ठीक, ये तो किसी लिक्विड में डाला गया है, तो लिक्विड में डाला गया है तो क्या एक एक्स्ट्रा फोर्स बायंसी लगेगा। क्लियर, तो बायंसी लगेगा तो इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, वी इन सिग्मा इंटू जी, याद है, फ्लूइड मैकेनिक्स से आ जाता। ठीक है, तो चेक कर, इस जगह पर टी डैश साइन थीटा की वैल्यू सीधा लिख रहे हैं एफ डैश के बराबर, यानी एफ डिवाइडेड बाई के के बराबर, इक्वेशन नंबर 4। ठीक, चेक करो, टी डैश कॉस थीटा, मैंने थीटा नहीं बदला है, रीजन क्वेश्चन ने कसम खाने को कहा कि थीटा ना बदले। क्लियर, अब टी डैश कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, चेक करो, ये तो एम जी माइनस बायंसी होगा, तो माइनस बायंसी यानी वी इन सिग्मा इंटू जी। ठीक है, अब चेक करो, इस वाले पोर्शन में टी डैश कॉस थीटा भी जानबूझ के रख रहे हैं ऐसा, एम जी क्लियर कॉमन लेते हैं, तो 1 माइनस, चलो जैसे वैसे लिखते हैं, वी इन सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाई एम जी, जी जी मर गया। क्लियर, फील करो यार, टी डैश कॉस थीटा, एम जी कॉमन था, रह लेते हैं एम जी एज इट इज, फील अच्छा है यार। ये तो डूबा पड़ा पूरा वॉल्यूम है, ये जो मटेरियल यहां डूबा पड़ा है ये तो पूरा डूबा पड़ा है, ये टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, क्या डेंसिटी होता था, तो क्यों ना मैं इसे 1 डिवाइड बाई सिग्मा बाई रो लिखूं। अरे मास डिवाइड बाई वॉल्यूम डेंसिटी तो होगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन इक्वेशन नंबर 5। अब एक काम कर, फिर से वैसे ही जैसे यहां डिवाइड कराए थे वैसे यहां डिवाइड कर देते हैं। चेक करो, टी डैश साइन थीटा और टी डैश कॉस थीटा, टी डैश बढ़ गया यानी tan थीटा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। फिर फील करो यार, क्या ये f डिवाइड बाई के डिवाइडेड बाई, यानी मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, चेक करना, f डिवाइडेड बाई के एम जी 1 माइनस सिग्मा डिवाइड बाई रो। क्लियर, गड़बड़ ना हो, इत्मीनान से कैलकुलेशन चेक करना आएगा यही। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 6 बना दे। अब खुद सोचो, क्वेश्चन ने कहा है कि ये tan थीटा और ये tan थीटा बराबर हो, चलो बराबर करते हैं। ठीक है, ऊपर लिख रहा हूं दोनों। ठीक है, चेक कर, क्या ये f डिवाइडेड बाई एम जी जब बराबर है तो लिखे गया f डिवाइड बाई एम जी, यहां क्या है f डिवाइडेड बाई के एम जी 1 माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई रो। ठीक है, चल वेरीफाई करो, एफ बढ़ गया, एम जी बढ़ गया। ठीक है, यानी अगर ये यूज करें, ठीक, तो के इस तरफ ला सकते हैं, चल के इस तरफ आ गया। अब चेक करो, क्या ये वाला पोर्शन अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो रो ऊपर चला जाएगा, रो माइनस सिग्मा का है। ठीक, फील करो, रो की वैल्यू कितना 1.6, 1.6, 0.8, यही तो दे रखा है, यानी के की वैल्यू कितना 2। क्लियर, डायरेक्टिंग मीडियम की वैल्यू कितना होना चाहिए 2। क्लियर, अब ठीक है, सारी चीजें अच्छे से लिख लो, है ना। मेरे तरफ से आपका कुलम्स लॉ एंड, ठीक है, समझ में आ रहा, मेरे तरफ से कुलम्स लॉ एंड। ठीक है, थोड़ा मोड़ा अगर जो मैं ये बात बोलूं तो वेक्टर फॉर्म, ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म पे एक क्वेश्चन कराया हूं। क्लियर, और अच्छे से अगर जो सारे क्वेश्चन को वेरीफाई करो तो वहां भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। इत्मीनान से आज वाले क्लास में कुछ लॉजिकल सेक्शन बताया वो डायरेक्ट्रिक मीडियम को यूज करने के लिए एयर के मीडियम में। ठीक है, आराम से सुनोगे पक्का समझ में आएगा। क्लियर, ठीक है, थोड़ा तकलीफ है उसमें, जो अच्छे से क्लियर होगा आपका कैपेसिटर में। ठीक है, अगले क्लास से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करें, है ना, और यहां तक के क्वेश्चन, ठीक है, आपको जिस भी बुक में मिले जहां भी मिले, फिर भी मैं इतना बोल दे रहा हूं,
जहां तक मुझे ध्यान है, ठीक है। मैंने आज ही चेक किया था, लिख दे रहा हूं, कहां लिख है, पूरा बोर्ड तो बड़ा बना, कोई बात नहीं। कम से कम HCV का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 33, आई थिंक सो 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 33, एक एक क्वेश्चन आप लोग लगाओगे, क्लियर है ये। कहीं कुछ गड़बड़ हो, ठीक है, आप वेरीफाई कर लेना, मैं अगले क्लास डील कर दूंगा, ठीक है। मैं कंफर्म अगले क्लास क्वेश्चन नंबर 1 to 33 एंड हो जाना चाहिए, क्लियर। इसमें सब कुछ है, शायद उससे ज्यादा है, क्लियर, ठीक है। और इसमें यह नहीं कि इंजीनियरिंग मेडिकल है, सब कुछ नहीं, करना है, क्लियर, करना ही है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे थोड़ा आसान होगा, अगले क्लास से उस वाले पार्ट को शुरू करें, ठीक है। चीजें आसान है, टफ नहीं है, ठीक है। रेस्ट अगले क्लास, ठीक है, अगले क्लास से काम करें। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार पढ़ के थोड़ा बहुत, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा, उसका तो मैं समझा लूंगा, ठीक है, लेकिन कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा थोड़ा ऊपर या कुलम्ब्स लॉ जितना बता रखो, एक बार पूरा अच्छे से, ठीक है, वेरीफाई कर रखना, ताकि तेरे लिए चीजें आसान बन पाए, है ना। क्योंकि 12th का बोर्ड देना है, और साथ साथ डेराइवेशन वाला पार्ट कुछ ज्यादा होगा, ठीक है, तो ज्यादा होगा और लिखना पड़ेगा। हंसी इसीलिए आई कि मैं अभी तक लिखवाया नहीं करता था, क्लियर। अब मजबूरी में बोर्ड के डेराइवेशंस आपको लिखने पड़ेंगे, मजबूरी में क्या लिखना है, नंबर तो चाहिए ना, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पोर्शन में डेराइवेशंस साथ साथ होता रहेगा बोर्ड का, है ना। और यही बोलते हो, अगर जो आप कुलम्ब्स लॉ अच्छे से कर रखे हो, क्लियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में नाम मात्र की दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर है, ठीक है। चलो रेस्ट, अगले क्लास मिलते हैं, है ना।